गाइस, वेलकम टू योर ऑन अकेडमी, योर ऑन प्लेटफॉर्म ए टू जेड केमिस्ट्री। तो आज संडे है, संडे की स्पेशल क्लास, स्पेशल लेक्चर के साथ। तो क्या है आज संडे को? अरे प्लस टू वालों, प्लस टू की सीरीज तो चल रही थी, बट प्लस टू करवाते करवाते मुझे 10th क्लास की याद आ गई। कुछ बच्चे मेरे ऐसे भी प्यारे हैं जो क्लास 10th के हैं और जिनका कोई स्पेशल एग्जाम है या कुछ ऐसा है कि उनको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर करना है। उनकी स्पेशल डिमांड पे आज की ये स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड है मेरे उन प्यारे बच्चों को जो क्लास 10th में है और जो फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन करना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी 1 शॉट के अंदर आपको पूरे चैप्टर के रिवीजन देने की, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को समझते हुए वॉच डाल लो क्या? 1 सेकेंड बस, पता लग जाएगा कितनी देर में लेक्चर खत्म करूंगी, ठीक है। 1 शॉट के अंदर कोशिश करूंगी। तो समझते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन को समझते हुए सबसे पहले केमिकल चेंज क्या होता है। ऐसा चेंज जो, देखो चेंज 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का एग्जांपल हम देखें, फिजिकल चेंज का एग्जांपल बर्फ का पानी में बदलना या पानी का बर्फ में कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर या वाटर इनटू आइस, दैट इज फिजिकल चेंज। क्योंकि आप आसानी से पानी को आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज ओके, दैट इज अ फिजिकल चेंज। अच्छा एक और बात बताओ, क्या आप दूध को दही में आसानी से तो कन्वर्ट हो जाती है, क्या आप दही को वापस दूध में कन्वर्ट कर सकते हो? ये क्या समझ आ गया है ना? नहीं हो सकता। तो कन्वर्टिंग ऑफ मिल्क जो है वो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मिल्क बैक। वापस दही जो है वो दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ऐसे चेंजेस जो वापस कन्वर्ट नहीं हो सकते, ऐसे चेंज क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स बैक, जो वापस रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ। इस स्टेटमेंट के अंदर आपका क्या है? मान लो कार्बन है, कार्बन, कार्बन किस फॉर्म में है मेरे पास? कोयले की फॉर्म में कार्बन। कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने ये लाइन पूरी लिखी है। ये क्या है? ये कोई एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को जब हम वर्ड के रूप में लिखेंगे तो मैं यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन लिख रही हूँ। वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन क्या होती है? पूरा लिख दिया। कार्बन कंबाइंस, कंबाइन के लिए कौन सा, यानी कि प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, किसके साथ? ऑक्सीजन। क्या दे रही है? टू फॉर्म, यानी कि क्या दे रहा है? रिजल्ट क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अ कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, ये कहलाती है वर्ड इक्वेशन। अब एक और फॉर्म स्केलेटन इक्वेशन, 1 नंबर के पेपर में आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। स्केलेटन इक्वेशन क्या कहलाती है? जब भी वर्ड इक्वेशन को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? CO2। दिस इज कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन। तो जब भी कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को वर्ड इक्वेशन में लिखा तो आप वर्ड टू वर्ड लिखोगे। जब उसी को आप फॉर्मूले के रूप में या सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हो तब वो क्या कहलाती है? स्केलेटन इक्वेशन। तो ये है आपके पास केमिकल चेंज। अब ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। कोयला है, कोयले को आप गर्म कर रहे हो तो वो कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड से आप वापस कोयले तक पहुंचा सकते हो? नहीं पहुंच सकते। तो ये एक ऐसा चेंज है जो केमिकल चेंज है, जिसको रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता। ऐसा चेंज, ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस जिसके अंदर केमिकली चेंज आते हैं, ऐसी इक्वेशंस, ऐसे स्टेटमेंट किसके अंडर आती हैं? केमिकल रिएक्शन के अंडर। जब केमिकल स्टेटमेंट को, केमिकल रिएक्शन को वर्ड के रूप में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? वर्ड इक्वेशन। और जब उसी को सिंबल के रूप में या फॉर्मूला के रूप में लिखा जाता है तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाती है? स्केलेटन फॉर्म, ठीक है। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक बात और लिख रखी है, जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बड़ा अच्छा सा, मैग्नीशियम, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम रिबन को जब गर्म किया जाता है तब कौन सी फॉर्म बाहर निकलती है? अगर आप मैग्नीशियम को पूरा लिखते हो तो वो वर्ड इक्वेशन बनेगी। अगर आप उसको सिंबल के रूप में लिखते हो तो वो कौन सी बन जाएगी? उसकी स्केलेटन फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। जैसे एक आधा एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने कहा मेरे पास है नाइट्रोजन प्लस दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइंस, आपने कहा कंबाइन टुगेदर टू गिव अमोनिया।
कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ये अमोनिया। अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें ना तो स्टेटमेंट क्या पड़ेगी? नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। ये भी गैसियस है, ये भी गैस है, जी का मतलब गैस, ये भी गैस है। अब ये तो स्टेटमेंट थे, इस स्टेटमेंट को जब आपने वर्ड में लिख दिया, ये कौन सी इक्वेशन कहलाई है? वर्ड इक्वेशन। ये है आपकी वर्ड इक्वेशन। ये पूरा का पूरा क्या है? ये है केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन हो रही है। जब आप इसको वर्ड के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? केमिकल इक्वेशन इन वर्ड। ठीक है। जब आप इसको स्केलेटन फॉर्म के अंदर देखें, स्केलेटन इक्वेशन बन जाती है। जैसे नाइट्रोजन का सिंबल, आप कहोगे नाइट्रोजन का तो N होता है, बट जब वो गैसियस रूप में पाया जाता है तो वो N2 के रूप में पाया जाता है। इसका रीजन भी कभी ना कभी दूंगी। हाइड्रोजन वैसे तो H होती है, बट ये कैसा मॉलिक्यूल, कैसा एटम है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये हाइड्रोजन कभी भी H नहीं रहता, H2 की फॉर्म में रहता है। ठीक है। मूव्स टू क्या मिल गया? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये अभी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ एक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है? दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन की स्केलेटन फॉर्म। ये स्केलेटन फॉर्म कहलाती है। तो अभी तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्वेश्चन क्या बनता है? डिफाइन, क्वेश्चन नोट कर लेना जो एग्जाम में आ सकता है। डिफाइन केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटन फॉर्म। ठीक है। हाँ जी, एक तो ये है, कर दूं ना। अब एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं, कहते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना तो उसको पहचानने के पीछे कौन सी ऑब्जर्वेशन करी जा सकती है? केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचाना जा सकता है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो आप क्या लिखोगे? ऑब्जर्वेशन। अच्छा नहीं है, इसको तो साइड ही कर दें, ये भी नहीं चला बाबू अभी तक। ऑब्जर्वेशन फॉर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को पहचान रहे हो आप, क्या ऑब्जर्वेशन है? कहते हैं क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो? ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले आपको चेंज देखने को मिल सकता है, चेंज इन कलर, कलर में चेंज दिख सकता है। सेकंड, चेंज इन स्मेल, स्मेल में चेंज दिख सकता है। चेंज इन स्मेल या यहाँ पे ऑर्डर भी कह सकते हो आप। ठीक है, ऑर्डर में। अच्छा, कलर में चेंज हो सकता है, स्मेल में चेंज हो सकता है, उसकी स्टेट के अंदर चेंज हो सकता है। स्टेट बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि बट अंडर व्हाट ऑब्जर्वेशन बीइंग अ केमिकल रिएक्शन इज हैपेंड, किस ऑब्जर्वेशन के तहत केमिकल रिएक्शन काम करती है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी बुक में एक दो में मिलेंगे, उसको भी देख लेना। ठीक है जी, कर दूं ना, ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो मैं एग्जांपल उठाऊंगी वो वही उठाऊंगी जो अभी आपने लिया था। दो एग्जांपल करवाऊंगी, एक तो ये जैसे N2 प्लस H2 मैंने लिया था, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है? NH3। अच्छा, केमिकल रिएक्शन है ये, केमिकल इक्वेशन। अब इसके अंदर एक छोटी छोटी बातें और बता दूं, ये है लेफ्ट हैंड से, ये एरो है, ये एरो किस चीज को इंडिकेट करता है? चेंज को कि अच्छा, ये दोनों क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। ये क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट, जिसको R से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये चेंज को या इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं गोज टू, कन्वर्ट हो रहा है। ये आपके क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट, जिसको P से डिनोट करते हैं। अब देखो, इफ नंबर ऑफ मोल्स का मतलब नाइट्रोजन कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। ऑफ ईच रिएक्टेंट, R का मतलब रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, अगर नंबर ऑफ मोल उसके इक्वल नहीं है तो वो इक्वेशन कौन सी कहलाती है? अनबैलेंस्ड। ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है?
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है, 1 है, 1 है, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ कितने हैं, 3 है। तो ये ऐसी केमिकल इक्वेशन है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा अमोनिया बन गया। इसमें हम ये नहीं कहेंगे ये नाइट्रोजन अलग है, बट हाँ नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, N2 + 3H2 2NH3। नाइट्रोजन यहाँ पे टोटल अगर देखी जाए तो 2 है, यहाँ पे कितनी है, 1 ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 3 है। तो जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट हर एक एटम के बराबर नहीं है। सीधी सी भाषा में आपने ये देखना है कि यहाँ कितनी नाइट्रोजन है, 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 3 है। सेम तो नहीं है ना। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल सेम नहीं रहते वो क्या कहलाती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये हमें पता लग गया, ये कहलाती है हमारी अनबैलेंस्ड। अब हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। तो अब सीखते हैं बैलेंसिंग करना। तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, आपको मिलेगा क्वेश्चन, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको केमिकल इक्वेशन में बदलें, स्केलेटन फॉर्म, N2 इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डब्बे में बॉक्स में बंद किया, प्लस H2 इसको बॉक्स में बंद किया, एरो एरो मतलब चेंज, या क्या बन रहा है, NH3 अमोनिया। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ये था आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या कर दिया, इसको बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर दिया, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। फिर एक टेबल बनाई जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये रिएक्टेंट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए। नाइट्रोजन की रिएक्टेंट में संख्या कितनी है, 2, प्रोडक्ट में कितनी है, 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3। समझ आ रहा होगा सभी को। ठीक है, तो ये टेबल इस टाइप से ये टेबल बना दी। अब हमें दिख रहा है ना तो ये बैलेंस्ड है, ना तो ये बराबर है, और ना ही ये बराबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं पे आ जाए ना उसको छोड़ देना, उसके अलावा कोई एलिमेंट बचता है तो सबसे पहले उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके अंदर सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे लिख रही हूं मैं स्टेप नंबर 3 को। हम इसके अंदर किसको बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 है, कोशिश करोगे यहाँ पे 2 बनाने की, तो कैसे कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब प्रोडक्ट के अंदर 2 से गुना करी जाएगी। तो हमारा क्या बन गया, N2 + H2, प्रोडक्ट के अंदर 2 से गुना कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या हो गया आपके पास 2NH3। क्या किया इसके अंदर, नाइट्रोजन, इसके अंदर हमने ये स्टेप लगाया, दिख रहा होगा। मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, 2 से क्या कर दी मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। स्टेप नंबर 4 पे आओ, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है। क्या करें कि दोनों इक्वल हो जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, या सॉरी इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको जो भी है व्हाटएवर 6 बना देना, इसको कर दो 3 से, इसको कर दो 2 से, ये बन गया 6। ठीक है, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, क्या हो गया, दोनों को करना पड़ेगा, है ना, रिएक्टेंट में भी करा, प्रोडक्ट में भी करा। इसमें तो आप कर ही चुके हैं, ध्यान दो, यहाँ तो आप कर ही चुके हैं। अब यहाँ पे और कर देंगे, N2 + 3H2 goes to 2NH3। इसको दोबारा ध्यान देना, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक बार तो ये हो ही चुका है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 6 बने हुए हैं, अब चेक कर लो, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6, इधर कितने हैं, 3 2 6। क्या दोनों एटम्स बराबर हैं, यस। नाउ इट इज अ, ये कैसी इक्वेशन है, जो क्या है, बैलेंस। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप आप बच्चों को समझ आ गया होगा। यहाँ तक एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करवाऊंगी बैलेंसिंग का, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। एक क्वेश्चन और,
आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, ये बुक में है एनसीईआरटी में, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए आयरन का सिंबल क्या होता है, आप कहोगे पहले इसकी वर्ड इक्वेशन देखना। आयरन का सिंबल में लिखने सीधा वर्ड इक्वेशन से स्केलेटन फॉर्म में आ जाते हैं। आयरन का सिंबल गलती मत करना, आई से शुरू नहीं होता, Fe से शुरू होता है। रिएक्ट के लिए प्लस वाटर H2O, टू फॉर्म क्या बना रहा है, आयरन का ऑक्साइड Fe3O4, ये पता होने चाहिए, 9th क्लास में फॉर्मूले सिखा दिए जाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस। डन, ये है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या लिख दिया, इसको लिख के इसमें लिख के इसको बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर लिया। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करिएगा, टेबल बना लेना। टेबल बनाएंगे, कौन कौन से एलिमेंट हैं टेबल के अंदर, एक तो आयरन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट की टेबल अलग, प्रोडक्ट की टेबल अलग। रिएक्टेंट में देखो कितने आयरन है, 1, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। हाइड्रोजन देखो 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। ऑक्सीजन देखो इधर कितने हैं, 1, उधर कितनी है, 4। ठीक है, तो सिर्फ ये बैलेंस है हमें करना है, एक तो इसको बैलेंस करना है और एक इसको बैलेंस करना है। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देना, पहले अदर एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर टू बैलेंस आयरन एटम, Fe एटम, कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, रिएक्टेंट साइड Fe 1 into 3 कर दो, यहाँ भी 3 है, ये रिएक्टेंट में, ये प्रोडक्ट में, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो मल्टीप्लाई करो, Fe प्लस 3H2, सॉरी Fe में आप किससे करो ना, 3Fe प्लस H2O गोज टू Fe3O4 प्लस H2। आयरन बैलेंस हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, आयरन बैलेंस है, हो गया जी। हाइड्रोजन मेरी ऑलरेडी बैलेंस है, कौन सी बच गई, बच गया अब हमारे पास क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखना, इसके अंदर चेक करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 के अंदर टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम कैसे करें, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, इसको ऑक्सीजन को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट में यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, करो, रिएक्टेंट साइड भी करना, Fe यहीं पे 3Fe था प्लस 4H2O goes to Fe3O4 प्लस H2। अब देखो अब क्या हुआ, चेक करो, Fe हो गया, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, बट हाइड्रोजन देखो 4 दूनी 8, यहाँ कितनी है, 2। हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गई है ना, एक को करने के चक्कर में हाइड्रोजन डिस्टर्ब होगी। लास्ट स्टेप के अंदर हम हाइड्रोजन को देख लो, स्टेप 5 टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, क्या हो गया, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के अंदर कितनी रह गई, 8, 4 दूनी 8, प्रोडक्ट में कितनी रह गई, 2। क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो स्टेप नंबर 6 के अंदर आप क्या करना, सॉरी इसी के अंदर करो, आपने कर दिया 3Fe प्लस 4H2O goes to Fe3O4 प्लस 4H2। अब जो ये इक्वेशन बन गई, ये आपके पास है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। फटाफट से एक बार दोबारा देख लो, पहले इक्वेशन में लिखा, तीनों एलिमेंट लिख लिए, तीनों के रिएक्टेंट लिख लिए, तीनों के प्रोडक्ट लिख लिए। इन दोनों को छोड़ के सबसे पहले मेरी कोशिश रहेगी इसको बैलेंस करने की, इसको बैलेंस कर लिया, फिर दूसरा एलिमेंट देखा, दूसरे के चक्कर में तीसरा डिस्टर्ब हो गया था, फिर तीसरे को करा, लास्ट में हमने चेक कर लिया कि सब कुछ क्या है, बैलेंस है। अब हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहां तक करने के बाद पानी भी नहीं है, बताओ। उसके बाद आगे देखते हैं, चैप्टर पूरा करवाने चली और पानी भी नहीं लेके बैठी।
पूरी हो गई तो क्वेश्चंस करके देख लेना, एनसीईआरटी के कर लेना, एक्सरसाइज के कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, अगर आप लोगों ने प्लस 2 क्लास वाली वीडियो देखी है, कमेंट करने वाले बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कृपया करके कमेंट कीजिए। कोई डाउट है तो कोई डाउट भी कमेंट कर देना, और क्वेश्चंस को करके देख लेना। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वैसे भी कमेंट कर दिया करो। और कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को लाइक करते रहिए। और तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, कुछ भी कह सकते हो। केमिकल रिएक्शन कह दो या केमिकल इक्वेशन कह दो, सबके टाइप्स आ गए। टोटल 4 टाइप मिलेगी, बहुत आसान है। सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रहेगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, RXN में लिख देती हूँ, रिएक्शन पूरी लिखना तुम। थर्ड रहेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ रहेगी डबल डिस्प्लेसमेंट। 4 है ये। सबसे पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है, जो सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था ना, कोई 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे आप एटम भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, या कोई मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, कंबाइन करके कुछ नया बनाता है। कंबाइन टू फॉर्म अनदर न्यू सब्सटेंस, कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, इस कार्ड क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे सबसे पहला एग्जांपल अपन ने यही लिया था, C+O2 मिलके क्या बना दिया, CO2। 2 है, 2 एलिमेंट मिलके क्या बना दिया, CO2। जो अभी किया था N2 + 3H2 goes to 2NH3। अब बैलेंस लिख दी मैंने यहाँ पे। ये भी क्या है, 2 से कुछ नया बन रहा है, ये भी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत सिंपल है। उसके बाद है आपके पास सेकेंड टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना। एक से व्हेन कंपाउंड, एक कोई कंपाउंड है, ब्रेक्स, वो ब्रेक हो गया या डिकम्पोज हो गया, टू गिव, और क्या दे रहा है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा। देखो कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 मिलके एक बड़ा बना रहे थे, इसमें क्या है, एक बड़े से 2 छोटे छोटे टूट रहे हैं, ये है डिकम्पोजिशन। वेरी सिंपल। जैसे अमोनिया को ही मैं रिवर्स बैक कर दूं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो रिवर्सिबल में जाती है। जब ये टूटती है N2 + 3H2 ही बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक कंपाउंड से अपन ने क्या बना दिया, 2 गैसेस बना दी, यानी कि एक बड़े से 2 छोटे छोटे बना दिए। ये आपकी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास लूं तो NaCl वाला तो नहीं लेते आप, अमोनिया का ले लिया, CO2 का ले लिया, ठीक है। बहुत सारे हैं, चलो फिर देखते हैं, फिर देखते हैं, अभी याद आ जाएगा कोई ना कोई। ये हो गया डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसी के अंदर कुछ एक बातें और बताना चाहती हूँ। एक होती है, जो याद आ रहा है वो बता रही हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो नाम से याद करवा रही हूं, ये एक्सो, एक्सो कैसे याद रहेगा, एक्सो कहीं भी जाते हो तो कहीं पे लिखा होता है एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, याद रख लेना। एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलने का रास्ता, बाहर निकलना है, मतलब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी आउट हो रही है, बाहर निकल रही है। ऐसी केमिकल रिएक्शन क्या लिखोगे, दोज केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज इवॉल्व आउट, इवॉल्व का मतलब बाहर निकलना, इवॉल्व आउट। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर हीट एनर्जी बाहर निकलती है वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। एंडोथर्मिक क्या होती है, एंडो देखो अब इसका बाहर निकलना हो गया, एंडो को मत किसी से रिलेट करना, इसका अपोजिट सोच लेना। इसका मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, आप पूरी यहाँ पे लाइन लिखोगे, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी, इसके अंदर क्या होगी पूरी लिख लेना, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट एनर्जी का एब्जॉर्ब होना कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। जैसे आप कुछ चीज गर्म कर रहे हो, ठीक है, वेपर्स बना रहे हो, ये लिक्विड है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हीट एनर्जी दे रहे हो ना, टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो जिसके अंदर हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, ले रहा है अपने अंदर। ऐसी रिएक्शन कौन सी कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देन समझ आ गई मेरी बात, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। अब एक क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, अगर आप कल का कोई टेस्ट भी देने वाले हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है वाई, अच्छे से टिप्स पे कर लेना इस क्वेश्चन को, वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है, क्यों, समझा देते हो। देखो जब भी आप खाना खाते हो, फूड इनटेक कर रहे हो, मतलब जैसे कोई भी चीज आपने ली जिसके थ्रू ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर गया, ठीक है, ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर गया और रेस्पिरेशन की प्रोसेस ने भी काम करना शुरू करा, और हीट एनर्जी क्या, ये पूरा बुक के अंदर से करके जाना, इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी की बुक में है, मैं बता रही हूँ इसका आंसर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हीट एनर्जी जो है वो यूज हो, दोबारा बता रही हूँ, इसके अंदर क्या होता है, जब भी आपने खाना खाया, आपने फूड इनटेक किया, फूड इनटेक किया तो आप ग्लूकोज को इनटेक कर रहे हो, तो जब आप फूड इनटेक कर रहे हो तो जो ये जो है उस टाइम पे हीट एनर्जी बाहर निकलती है। हीट एनर्जी का बाहर निकलना कैसी प्रोसेस कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हीट एनर्जी बाहर, यानी कि आप रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हो, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान हीट एनर्जी का बाहर निकलना, उसी हीट एनर्जी को आप अपनी डे टू डे लाइफ के कार्य में लगाते हैं। हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, खाना खाने से एनर्जी मिल रही है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे एनर्जी बाहर निकली होगी तभी मिली होगी, तो वो कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेरे पास है, थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या है, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस, डिस का मतलब किसी चीज को कैंसिल आउट करना, प्लेस उसकी जगह से। मान लो आप तीन बच्चे यहाँ पे बैठे हो, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, मान लो ये कोई लड़की है, ठीक है, जैसे वो बनी है, इसका नाम है भावना, ठीक है, प्लस ये कोई और लड़की है, इसका नाम है रूहिका, प्लस ये कोई और लड़की बैठी है, इसका नाम है, ये रूहिका की फ्रेंड ही है, इसका नाम है, कुछ भी लगा लें आप, मान लो इसका नाम है पूजा, ठीक है, या इसका नाम सुजाता रख देते हैं, रूहिका की फ्रेंड का नाम तो सुजाता है, ठीक है।
ऐसे बैठी हैं। अब भावना ने कहा रोहिका को कि रोहिका एक बार मुझे ना सुजाता से कोई काम है तो यहाँ से उठ जा। वो फ्रेंड है, उसने बड़ी आसानी से ये चीज मान ली। और अब ये बैठी है भावना और साथ में कौन बैठा है, साथ में बैठी है सुजाता। रोहिका क्या हो गई, बेचारी उदास हो गई, रोने जैसी शक्ल हो गई इसकी, और ये हो गई रोहिका अलग। भावना ने आके रोहिका को अलग कर दिया, है ना। तो भावना ने आके रोहिका को अलग कर दिया और खुद सुजाता की जगह, सुजाता के साथ बैठ गई रोहिका की जगह पे। ऐसी रिएक्शन जिसमें A प्लस बी सी, अब क्या बन गया, ए सी प्लस बी क्या हो गया, अलग। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब उसकी जगह ले लेना, सब्स्टिट्यूट द अनदर एलिमेंट, अनदर एलिमेंट किसी दूसरे की जगह ले लेता है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल है आपके सामने, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 मिलके क्या बना दिया, पता नहीं, इसको ये तो इतना ढीठ है, मैंने इसके अंदर इतनी सारी इंक डाली है फिर भी नहीं चल रहा। मिलके क्या बना दिया, ZnSO4 प्लस Cu। जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया और खुद किसके साथ आगे बैठ गया, सल्फर के, सल्फेट के साथ। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो। देन नेक्स्ट, इसी को रब नहीं कर रही, इसी के अंदर एक बात और बताने जा रही हूं। फोर्थ टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब इसी को थोड़ा मैं और इंप्रूव करूंगी। इन विच, डेफिनेशन पूरी रब कर रही हूं, डेफिनेशन कुछ नहीं बनाएंगे। अब पहले एग्जांपल समझिए। यहाँ पे एक पूजा नाम की लड़की और बैठी थी, ठीक है, पूजा बैठी थी कोई, पूजा भावना इकट्ठे बैठे हैं, रोहिका और सुजाता इकट्ठे बैठे हैं। भावना अब किसके साथ बैठ गई, सुजाता के साथ, और पूजा किसके साथ बैठ गई, रोहिका के साथ। ये पूजा बैठ गई आके, ठीक है। हुआ क्या, दोनों ने, इसने इसकी जगह ले ली, ये इसके साथ बैठ गई, ये इसके साथ बैठ गई, दोनों ने एक दूसरे की जगह चेंज कर लेना, कर लेना। सुनो एग्जाम्पल, NaCl प्लस KBr, KCl प्लस NaBr, KCl प्लस NaBr। Na पहले Cl के साथ था, अब किसके साथ बैठा है, Br के साथ। K पहले Br के साथ था, अब किसके साथ बैठा है, Cl के साथ। अगर मैं इसके आयंस देखूं तो Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, K पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव होता है। देखो हो क्या रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन अदल बदल हो रही है। एक्सचेंज ऑफ किसका हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। बड़े ध्यान से देखना, यही बात है डेफिनेशन के अंदर लेके जाएंगे आप। जब भी हो रहा हो एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस के अंदर जब ऐसी रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आप डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और डेफिनेशन क्या बनी, दोज रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच exchange of ion can take place, exchange of ion can take place। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ऐसी केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन, रब कर रही हूं। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। एक तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में ना एक क्वेश्चन है थर्मेट रिएक्शन वाला, वो भी कर जाना बेटा अच्छे से, ठीक है। थर्मेट रिएक्शन वाला एक क्वेश्चन है, वो भी कर जाना। एक एग्जांपल देखो, Na2SO4, एक एग्जांपल है मेरे पास, Na2SO4 प्लस BaCl2 goes to BaSO4
प्लस 2NaCl। इसमें जो BaSO4 है आप कहोगे क्या नया मैडम, इसमें Na2 मिलके Na इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया और ये इसके साथ मिल गया, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। किसका एग्जांपल है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें कुछ खास बात बताने जा रही हूँ। ये जो है ना, इसके भी यहाँ पे ब्रैकेट में लगा हुआ है ऐसा एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये एरो किस चीज को शो करता है? सॉलिड फॉर्म को। ऐसी अवस्था, यानी कि जैसे आपने देखा होगा पानी के अंदर आप मिट्टी घुमा रहे हो, एक गिलास लिया, एक गिलास के अंदर आपने पानी डाला, पानी के अंदर मिट्टी डाली, उस मिट्टी को आप गोल गोल घुमाते चले जा रहे हो, घुमाते चले जा रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्पून। 5 मिनट बाद देखोगे वो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में ही है, घुली नहीं है और वो नीचे बैठ गई। तो ये चीज द रिएक्शन इन विच सॉलिड सब्सटेंस, अब आप सॉलिड सब्सटेंस नहीं लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? इन विच प्रेसिपिटेट। हमारी केमिस्ट्री में क्या कहते हैं इसको? प्रेसिपिटेट। मतलब ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है। प्रेसिपिटेट इज अ फॉर्म। क्या कहलाता है ये क्या कहलाता है? हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नोट कर लो इस चीज को। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई भी बचा हुआ सॉलिड पदार्थ रह जाता है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर जिसमें आपका कोई ना कोई सॉलिड पदार्थ बचा हुआ रह गया, जो सॉलिड अवस्था में ही है, जो और नहीं घुल रहा, वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेशन। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ रही है आपकी। तो टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी पूरी हुई। नेक्स्ट आर्टिकल है मेरे पास, ज्यादा नहीं है चैप्टर, बस 2-3 टॉपिक के ऊपर है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एडिशन होता है। किस चीज का एडिशन होता है? ऑक्सीजन का। एंड वो हेल्प करता है, एंड या आप यूं कह सकते हो एंड रिमूवल होता है। किस चीज का रिमूवल होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का। बस इतनी बात याद रखना, पूरा इसको ढंग से लैंग्वेज में लिखना। दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टेक प्लेस। जिसके अंदर ऑक्सीजन का तो एडिशन होता है, रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। C+O2 मिलके क्या बना दिया? CO2। आप कहोगे मैडम इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ना हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? एडिशन तो हो रहा है ना। किस चीज का एडिशन हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पे आओ। रिडक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट वर्क करेगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का तो एडिशन हो रहा है और रिमूवल हो रहा है किस चीज का? ऑक्सीजन का। जैसे H2+S मिलके क्या बना दिया? H2S। सल्फर था पहले, सल्फर ने हाइड्रोजन को ले लिया तो क्या बन गया? ये हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा वो रिडक्शन कहलाता है। जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा वो क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीडेशन। 10th लेवल में आपने इसको इतना ही करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ। 2-4 चीजें और हैं वो भी बता ही देती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे यार पानी पिला दो कोई, बहुत तेज प्यास लग रही है बोल बोल के। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोज एजेंट। अच्छा तुमने एजेंट के नाम सुने? कई बार सुना होगा, मार्केट में जाते हो, एजेंट है ये तो। LIC वाला एजेंट सुना है? वो बीमा करवाता है। फ्रूट एजेंट जो फ्रूट बेचता है। कपड़ों का एजेंट जो क्लॉथ एजेंट होता है, वो कपड़ों की सप्लाई करता है। मतलब ये एजेंट है विच सप्लाई। सप्लाई किस चीज का एजेंट है? ऑक्सीडेशन का एजेंट है। तो अब सप्लाई किस चीज करेगा? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जैसे जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन है, ये किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह।
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, देखेंगे अभी। दूसरा, रिड्यूसिंग एजेंट, जो सप्लाई करता है, ऐसे एजेंट जो सप्लाई करता है सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की सप्लाई करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, Zn प्लस CO goes to ZnO प्लस C। जिंक से क्या बन गया? जिंक ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड। CO से क्या बन गया? C बन गया। जो जिंक है, जिंक के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, कौन सी प्रोसेस कहला रही है? ऑक्सीडेशन। कार्बन ऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन आ गया, रिमूवल हो रहा है, ये कौन सी प्रोसेस कहला रही है? रिडक्शन कहला रही है। एक बात और ध्यान रखना, स्टार मार्क करके लिख लो, जहां पे ऑक्सीडेशन होती है वो एजेंट क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां पे रिडक्शन होती है वो एजेंट क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां पे ऑक्सीडेशन होती है वो जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे ये रिडक्शन करवा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है, जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जो रिडक्शन करवा रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। डन? ठीक है जी, स्क्रीनशॉट फास्ट। उसके बाद है आपके पास एक केमिकल रिएक्शन और निकल के आती है जिसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, देखो रिडॉक्स दो वर्ड के मेल से बना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। दो वर्डों के मेल से बना है, दो शब्दों के मेल से बना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल इक्वेशन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? एक ही टाइम पे, एक ही समय पे होने वाली रिएक्शन। जैसे अभी आपने करा था Zn प्लस CO मिलके ZnO प्लस C देता था। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। एक ही रिएक्शन, दोनों चीजें काम कर रही हैं एक ही समय पे, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दोनों चीजें एक ही समय पे काम करती हैं वो क्या कहलाती हैं? और रिडॉक्स रिएक्शन। डन? स्क्रीनशॉट फास्ट। नेक्स्ट टॉपिक, बस दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, 5 मिनट में लेक्चर खत्म है। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब एक एक नंबर में डेफिनेशन आएगी, पेपर में श्योर आएगी, पक्का है। एक तो आना ही आना है, लिख लो। देखो आपने सुना होगा लोहे का जंग लगना, आपको तो रस्टिंग होता है, ठीक है, रस्टिंग का फॉर्मूला कर लेना जरूर। आपने कभी ऐसा देखा होगा, अगर लड़कियां सुन रही है इस वीडियो को तो नोट करना, आप लोगों ने अगर घर में देखा होगा या आपने खुद ने भी चांदी की पायल डाल रखी है या चांदी का कोई भी ऑर्नामेंट डाल रखा है, आप देखते हो कि अगर उसको आप थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रख देते हो तो वो चांदी काली पड़ने लग जाती है या डाले डाले में कई बार काली पड़ जाती है। क्यों चांदी का काला पड़ जाना? या आपने देखा होगा जो तांबे के बर्तन होते हैं वो हरे पड़ जाते हैं। तांबे का हरा हो जाना मतलब कॉपर का ग्रीन कलर हो जाना। लोहे का जंग लग जाना, कॉपर का ग्रीन कलर हो जाना, चांदी का काला पड़ जाना, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। मतलब इट इज द प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है अंडर विच, जिसके अंडर metal can lose their nature, their behavior and become corroded, और खराब हो जाती है। corroded क्या कहलाती है? कोरोजन कहलाती है। सिल्वर AG होता
है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। सिल्वर ब्लैक हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों हो जाती है ब्लैक? उसके ऊपर सल्फर की लेयर चढ़ जाती है, पेपर में आ सकता है भाई, सल्फर की लेयर चढ़ जाती है। चांदी का काला होने के पीछे रीजन क्या है? सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है सल्फर की, ठीक है। हाँ जी, नोट कर लेना। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है और लोहा जंग लग जाता है। दिस इज कॉल्ड कोरोजन। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या कहलाती है? आपने देखा होगा कि मान लो आप लोग स्कूल में टिफिन लेके आते हो, टिफिन लाते हुए आप वो टिफिन एक दिन स्कूल में भूल गए। कई बार होता है ना, बचपन में मेरे साथ भी होता था, टिफिन आप स्कूल में भूल गए, मम्मी ने कहा टिफिन कहाँ है, लंच बॉक्स आज निकाला ही नहीं बैग में से, अरे चेक किया वो तो स्कूल में ही भूल गए। आप नेक्स्ट डे जाके वो टिफिन लेके आए, उसके बाद उसको जब खोलते हो कितनी गंदी स्मेल आती है ना, बहुत गंदी स्मेल आती है। या वैसे भी अगर आप घर पे कुछ बनाया है, आप मान लो बाहर चले गए, आप 2 दिन बाद बाहर से आए, जो घर पे पड़ा हुआ खाना है वो खराब हो जाता है। यही कहलाता है, कहता है फूड का खराब होना, ये क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। भोजन का खराब हो जाना इस कॉल्ड रेंसिडिटी, यही रेंसिड होना कहलाता है। इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? अचार खराब ना हो, लंबे समय तक चले, इससे बचने के लिए उसके अंदर सरसों का तेल डाला जाता है, नमक डाला जाता है। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट आते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। चिप्स का पैकेट 5 रुपए का ऐसा फुला फुला दिखता है, ये क्या चिप्स निकलेंगे इसके अंदर, बड़े सारे है ना, होते नहीं है। खोल के देखा तो 2 चिप्स नहीं निकलते, बताओ, ठीक है। ऐसे ही उसके अंदर कौन सी गैस फील होती है? नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी के अंदर, नाइट्रोजन गैस फील की जाती है, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस इज फ्लश्ड इनटू द लेयर्स ऑफ चिप्स। ये क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेंसिड हो जाना, भोजन का खराब हो जाना, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इसके अंदर अलग अलग प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, केमिकल ऐड किए जाते हैं, जो भोजन को लंबे समय तक चलाते हैं, जिनकी वजह से भोजन खराब नहीं होता। जैसे आप देखते होंगे चिप्स, लेस, कुरकुरे, सॉस की बोतल, जैम, इन सब के ऊपर MFG के साथ साथ एक्सपायरी डेट भी होती है, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल डाला जाता है जो इस पर्टिकुलर डेट तक स्टेबल रहता है। बस बेटा, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों की पूरी हेल्प कर सकूं और इस चैप्टर को अच्छे से 1 शॉट के अंदर क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। बट हाँ, जितना 10 लेक्चर में होता है उतना एक लेक्चर कभी भी नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत उम्मीद है, होप है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे ऐसे ही प्यार देते चले जाइए, इस चैनल को ऐसे ही प्यार देते चले जाइए। हम सब ने मिलके इस प्लेटफॉर्म को, जो आपका, मेरा अकेले का नहीं, आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे तक लेके जाना है। A to Z केमिस्ट्री इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाना है, तो सब तक पहुंचा दीजिए और इस चैनल को जितना हो सके वायरल कर दो, लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना, मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगता है। बाय।